हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं पीआईबी में। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, बाकी तो करंट अफेयर्स में कवर हो ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम किसान स्कीम के तहत 10वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई है 10 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में। तो 10 करोड़ फार्मर्स हैं, 2,000 रुपये पर फार्मर दिया जाता है। 10 करोड़ इंटू 2000 कितना हो गया? 20,000 करोड़ के आसपास। देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 10वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो लगभग 10 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया गया है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए जो है पर फार्मर भेजे जाते हैं हर 4 महीने पे, यानी कि एक साल में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं, यानी एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए की। ये 20,000 करोड़ रुपए के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इक्विटी ग्रांट दी गई है 14 करोड़ रुपए की। कितने एफपीओस के लिए? 351 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो 14 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है 351 फार्मर्स के लिए, जिसकी वजह से 1.24 लाख के आसपास फार्मर्स को बेनिफिट होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समय पूरा देश मंत्र कौन सा है जिस पर काम कर रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय पूरे वर्ल्ड को लीड कर रही है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेने में। इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया है 2070 तक 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री होना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब 10वीं किस्त जारी की प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि की, उस दौरान इन्होंने बताया कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बनना है। पीएम किसान सम्मान निधि है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडियन फार्मर्स के लिए। अभी तक लगभग 1.80 लाख करोड़, अगर इस किस्त को मिला दिया जाए यानी 10th इंस्टॉलमेंट को मिला दिया जाए तो 1.80 लाख करोड़ किसानों के अकाउंट में पहुंच चुका है, फार्मर्स के अकाउंट में पहुंच चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसके आगे बात की कि जो इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो लगभग 300 मिलियन टन्स हो गया है, और वहीं अगर हॉर्टिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर की बात की जाए तो 330 मिलियन टन्स हो गया है। यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 300 मिलियन टन और जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है यानी सब्जियों फलों का वो 330 मिलियन टन्स रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। मिल्क प्रोडक्शन देखा जाए तो पिछले 6 से 7 वर्षों में मिल्क प्रोडक्शन में 45% का इंक्रीज देखने को मिला है। इस समय इंडिया में पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है 406 ग्राम पर पर्सन। इंडिया में माइक्रो इरिगेशन के तहत लगभग 60 लाख हेक्टेयर लैंड को लाया जा चुका है। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 59.87 लाख हेक्टेयर, अगर राउंड फिगर की बात करें तो लगभग 60 लाख हेक्टेयर। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए के कंपनसेशन दिए जा चुके हैं, जबकि प्रीमियम मात्र रिसीव कितना हुआ है? 21,000 करोड़। तो 21,000 करोड़ का प्रीमियम मिला, लेकिन दिया कितना गया? 1 लाख करोड़। तो मतलब घाटे में ही है गवर्नमेंट। एथनॉल प्रोडक्शन, एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में लॉन्च हुआ था। इस समय इंडिया का टारगेट है 2025 तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग करना। तो इसीलिए एथनॉल प्रोडक्शन बढ़ चुका है देश में। 40 करोड़ लीटर होता था पहले, अब 340 करोड़ लीटर एथनॉल प्रोडक्शन पर ईयर होने लगा है, और मात्र 7 वर्षों में टारगेट अचीव हो गया है। जो नॉन मिल्चिंग एनिमल यानी जो दूध देने वाले एनिमल्स नहीं होते थे वो एक तरह से फार्मर्स के ऊपर बर्डन होते थे, बोझ होते थे, तो उनको बनाए रखने के लिए गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई। इसमें क्या होता है? बायोगैस को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। जो गोबर होता है उसको ले लिया जाता है, कुछ प्राइस दे दिया जाता है, बाद में बायोगैस जनरेट की जाती है। उसके अलावा डेयरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कामधेनु कमीशन स्थापित किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी कर दी है। हमें पीएम किसान का बेसिक पॉइंट आना चाहिए। पहली बात तो इंडिया में कोई पहली स्कीम नहीं थी। सबसे पहले इंडिया में स्कीम लाई गई थी रायथू बंधु स्कीम। ये तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसमें फार्मर्स को मेरे ख्याल से 10 एकड़ तक के फार्मर्स को ऐसे 2,000 रुपये के आसपास दिया जाता था, कुछ भी दिया जाता था, ठीक है, 5,000 के आसपास। वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कभी। बस इतना रखिए, इंडिया में पहली स्कीम आई थी रायथू बंधु, वो तेलंगाना की थी, जिसके तहत फार्मर्स को कुछ रुपए दिया जाता था। उसी स्कीम के तर्ज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा पीएम किसान स्कीम लॉन्च की 24 फरवरी 2019। लॉन्च हुई 24 फरवरी 2019 को, कहाँ पर? गोरखपुर, यूपी में। लेकिन ये स्कीम पहले से ही इफेक्ट में आई, यानी कि 1 दिसंबर 2018 से इसको इफेक्ट में लाया गया। क्यों? क्योंकि 2019 में इलेक्शन होने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का टारगेट था कि 2 इंस्टॉलमेंट कम से कम अकाउंट में पहुंच जाए, इसीलिए इन्होंने प्रीपोन मतलब कि लॉन्चिंग डेट से पहले स्कीम को लागू करने की घोषणा की।
स्टार्टिंग में जब स्कीम लॉन्च की गई थी तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, यानी 2 हेक्टेयर तक की अगर लैंड है तो ही आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन जून 2019 में स्कीम को रिवाइज कर दिया गया और सारे फार्मर्स अब इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ कंडीशंस है, कौन लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पैसा नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप देखिए, सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनको मंथली पेंशन 10,000 रुपये या फिर इससे ऊपर मिलती है वो भी एलिजिबल नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% केंद्र सरकार देती है, सभी राज्यों में लागू है वेस्ट बंगाल को छोड़ के। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा जो माता वैष्णो देवी भवन है वहाँ पर भगदड़ के जो गुनहगार, विक्टिम हैं, गुनहगार नहीं पीड़ित, विक्टिम मतलब पीड़ित हैं, उनको प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से धन मुहैया करवाया गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की चर्चा करेंगे हम लोग, थोड़ा ही सा है, छोटा सा आर्टिकल लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के तहत माता वैष्णो देवी में जो भगदड़ के पीड़ित लोग थे उनको धन दिया गया है। 2 लाख रुपए उनको दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से जिनकी मौत हो गई है, और 50,000 उनको दिया गया है जो घायल हो गए हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, इसको स्थापित किया 1948 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा स्थापित किया गया था। इनिशियल पर्पस क्या था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का? इनिशियल पर्पस ये था कि इंडिया पाकिस्तान विभाजन के कारण जो लोग, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी हेल्प की जाए। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और मिनिमम आप कितना रुपया डोनेट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में? तो कम से कम 100 रुपये आप डोनेट कर सकते हैं, इससे कम नहीं। जो पीएम केयर्स फंड बना था उसमें आप 10 रुपये डोनेट कर सकते हैं। पीएम केयर्स फंड पे ये मतलब विवाद हुआ था कि भैया पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में क्या होता है, होम मिनिस्टर इसका पार्ट होता है, फिनांस मिनिस्टर होता है, लेकिन जो पीएम केयर्स फंड है उसमें प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है उसके मेंबर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कैग ऑडिट कर सकता है, पीएम केयर्स फंड अलग से संस्था है वो ऑडिट करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, 1,29,780 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है दिसंबर 2021। तो 1,29,780 करोड़ तो आपको याद ही रखना है। पहले देख लेते हैं क्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट कितना हुआ है दिसंबर 2021 में, 1,29,780। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पहली बात तो। फिर आपको ये सीरियल पता होना चाहिए कि 1,29,780 करोड़ में से सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? तो आईजीएसटी का है 69,000 करोड़ के आसपास, फिर एसजीएसटी का है 28,500 करोड़ के आसपास, और बाद में आता है लास्ट में सीजीएसटी, यानी आईजीएसटी सबसे ज़्यादा है इस 1,29,780 करोड़ में। देखिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका आईजीएसटी है उसमें से सीजीएसटी कितना बना और एसजीएसटी कितना बना? तो आईजीएसटी कितना है हमारा 69,155 करोड़, इसमें से आपका सीजीएसटी बना है 25,568 करोड़ और एसजीएसटी बना है 21,000 के आसपास। अगर सेंट्रल स्टेट के टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ है इस महीने 48,000 करोड़ के आसपास, और स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 49,760 करोड़ के आसपास। तो स्टेट को जो मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपको पता ही है। उसके अलावा जो दिसंबर 2021 में रेवेन्यू रहा है वो 13% हाई रहा है लास्ट ईयर से देखा जाए। तो ये जो 1,29,780 करोड़ जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन है वो पिछले साल से 13% अधिक है। जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए तो थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो एवरेज पर मंथ जीएसटी कलेक्शन रहा है वो 1,30,000 करोड़ रहा है, यानी कि 1.30 लाख करोड़ एवरेज रहा है। और उसके पहले वाले क्वार्टर्स में 1.10 लाख करोड़, 1.15 लाख करोड़ रहा है। तो थर्ड क्वार्टर में एवरेज जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? 1.30 लाख करोड़ एवरेज। ये देख लीजिए आप, येलो वाला साइन है लास्ट ईयर की जीएसटी कलेक्शन का और ब्लू वाला है इस बार के। तो दिसंबर में देखिए आप, इस बार का जीएसटी कलेक्शन है 1,29,780 करोड़, लास्ट ईयर था 1,15,174 करोड़। जीएसटी की बात की जाए तो केलकर कमेटी की सिफारिश पर पहली बार जीएसटी का डिस्कशन हुआ 2003 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2011 में अटेम्प्ट किया गया कि भैया जीएसटी आ जाना चाहिए। 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया लोकसभा में, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उस समय विधेयक का विरोध किया। ठीक है,
राज्यों के साथ ये हो रहा है, नाटक हो रहा है, ये हो रहा है, और वो लोकसभा लैप्स कर गई, हमारी 15वीं लोकसभा, जीएसटी पास नहीं हुआ। बाद में जैसे ही अपना प्रधानमंत्री बने तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक ले आए और कह दिया भैया 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो जाएगा। 122वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जिसकी वजह से संविधान में हमारे 101वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 269A ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से जीएसटी आ गया। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में है। अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो जीएसटी में नहीं आती, जैसे अल्कोहल नहीं आता, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल नहीं आता, हाई स्पीड डीजल नहीं आता, मोटर नहीं आता, नेचुरल गैस नहीं आता, एविएशन टर्बाइन फ्यूल नहीं आता। तो इन सब चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी के कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब हैं, लेकिन जो बुलियन या फिर गोल्ड या डायमंड होते हैं उन पे 3% जीएसटी लगता है, याद रखिएगा। ईयर एंड रिव्यू आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, देख लेते हैं। 2021 रेलवे के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यानी रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन लॉन्च की, भारत गौरव। इस ट्रेन का नाम है, भारत पर्व नहीं है, भारत गौरव है, भारत दर्शन नहीं है, ट्रेन का नाम भारत गौरव है, याद रखिएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 पैसेंजर फैटेलिटी हुई हैं, यानी एक भी पैसेंजर की मौत नहीं हुई है अप्रैल 2019 के बाद से। हालांकि अभी तक जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसमें 22 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं छोटे मोटे, जो कि पिछले साल सेम टाइम पीरियड में 14 हुए थे। लोडिंग देखी जाए तो 1030 मिलियन टन के आसपास लोडिंग हुई है, जो कि पिछली बार से 18% अधिक है। तो आप देखिए 1030 मिलियन टन के आसपास लोडिंग की गई है। हाईएस्ट एवर लोडिंग रही है पहले 8 महीने में, जब से हमारा इंडियन रेलवे बना है। मेल एक्सप्रेस की पंक्चुअलिटी की बात की जाए 2021-22 के दौरान, तो 31 दिसंबर 2021 तक जो हमारी 92.55% ट्रेनें थीं वो टाइम पर थी, यानी 100 में से सिर्फ 8 ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट चलती हैं। इसमें नो डाउट भैया कि मोदी गवर्नमेंट ने ट्रेनों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। जो फ्रेट ट्रेन है यानी मालगाड़ी हैं, उनकी एवरेज स्पीड कितनी रही? 44.36 किलोमीटर। ये वैल्यू याद रखिएगा भाई, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल लिया। 44.36 किलोमीटर पर आवर रही है हमारी मालगाड़ियों की स्पीड, यानी टाइम पे भैया हमारा राशन पानी पहुंचता रहा। ये 44.36 किलोमीटर पर आवर रही, जो कि लास्ट ईयर से 3.23% अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस की बात की जाए, प्रोग्रेस की बात की जाए, तो हाईएस्ट एवर कैपिटल एलोकेशन रहा है 2.15 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इस साल में कितना? 2.15 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है। रेलवे इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्रेस देख लीजिए, 1924 रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया और लास्ट ईयर 1903 का किया गया था सेम पीरियड में। जो नई रेलवे लाइन है 1330 किलोमीटर के आसपास, 1330 किलोमीटर के आसपास बनी है, जिसमें से नई रेलवे लाइन 120 किलोमीटर है। 242 किलोमीटर के आसपास गेज कन्वर्जन यानी कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज बन गया, ठीक है। और डबल लाइनिंग की गई है 967 किलोमीटर के आसपास, जो कि हाईएस्ट डबल लाइनिंग है वो तो बात। फिर किसान रेल इंडिया में इसको हरी झंडी दिखाई गई 7 अगस्त 2021 को, पहली बार देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार तक। रेलवे मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको हरी झंडी दिखाई। हालांकि जो 100वीं ट्रेन थी उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। इस समय देश के 153 रूटों पर 1806 किसान ट्रेन चल रही हैं। इसमें क्या होता है, सब्सिडी दी जाती है किसानों को कि भैया आप अपना पैकेज यहाँ से वहाँ भेज सकते हो। तो किसान ट्रेन जो है पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए है, टॉप कमोडिटीज़ के लिए हैं जो जल्दी समाप्त होती हैं। तो अभी तक इन 153 रूटों पर 1800 किसान ट्रेनों के द्वारा 5.9 लाख टन के आसपास एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनको लाया जा चुका है। भारत गौरव थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, यानी बुद्धिस्ट सर्किट के लिए अलग है, रामायण सर्किट के लिए अलग, ऐसे करके, ठीक है। भारत गौरव इंडियन रेलवे की जो पैसेंजर कैपेसिटी आपने स्लीपर में देखा होगा 72 पहले सीट रहती थी, इनकी 11 बर्थ बढ़ा दी गई, 83 सीट्स हो जाएंगी। इंडियन रेलवे इंडिया में बात की जाए तो 160 वर्ष पहले भारत में रेल की शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1853 को। उस समय लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर थे। भारत में डाक की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो बोरी बंदर मुंबई से थाने के बीच में चली थी 34 किलोमीटर के लिए, याद रखिएगा। इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। उसके अलावा 13 डिब्बे थे। तो ये बहुत डीप नॉलेज है, आप प्लीज़ पढ़िएगा। वर्तमान में इंडिया में 18 रेलवे जोन है। 18वां कौन सा बना? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इससे पहले 17 थे, 73 डिवीजन थे। डिवीजन अभी भी 73 हैं, लेकिन रेलवे जोन बदल गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। DRDO अपना फाउंडेशन डे मनाया है, इन्होंने 64वां स्थापना दिवस मनाया है। कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी खास है
क्योंकि डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मना लिया है। इस समय जी सतीश रेड्डी जो डीआरडीओ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने इस साल 175 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए हैं, जिससे 3 लाख करोड़ का अचीवमेंट हासिल होगा आने वाले समय में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। कई सारी संस्थाएं थी उनको मिलाकर, जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी का था, फिर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको मिलाकर 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई 1 जनवरी 1958 को। अब 64वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके अलावा हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चंडीगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन किया है। तो ये 2 छोटे से फैक्ट हैं, आप याद रख सकते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल मेरे ख्याल से, क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन और नेशनल फोटोग्राफी कैंपेन कंपटीशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी हरदीप सिंह पुरी द्वारा क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपेन और नेशनल फोटोग्राफी मिशन लॉन्च किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपेन, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके एक पार्ट के तौर पर स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन इवेंट मनाया जाना है 4 से लेकर 5 फरवरी के बीच में। स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन, इसी इवेंट के एक पार्ट के तौर पर ये जो क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन है, नेशनल फोटोग्राफी कैंपेन है, इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, हालांकि ये जो स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन इवेंट है ये सूरत गुजरात में होगा, ये आपको जरूर याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये जो क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन है, ये कैंपेन क्या करेगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को शामिल करेगा, साथ साथ लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ के सीईओज को शामिल करेगा। इसमें जो यंग माइंड्स हैं उनको क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस के विषय में बताया जाएगा और उनसे कहा जाएगा अर्बन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस मंथ, इसमें सोशल मीडिया कैंपेन रन किए जाएंगे, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपेन होंगे और फोटोग्राफी को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा फोटोग्राफी कंपटीशन भी है 2 कैटेगरीज में, एक तो क्लाइमेट इम्पैक्ट इन सिटीज़, क्लाइमेट एक्शन इन सिटीज़। 2 कैटेगरी क्या है फोटोग्राफी कंपटीशन की, भैया क्लाइमेट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्लाइमेट एक्शन क्या लिया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह के लिए 75 वीक बाकी रह गए हैं सिर्फ, तो 75वीं सालगिरह आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये थीम याद रखिएगा नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन के, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स इन सिटी क्लाइमेट एक्शन इन सिटीज़। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको कहा जाएगा कि या तो आप ऐसी फ़ोटो खींचो कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को दिखा रहा हो, या फिर ऐसी फ़ोटो खींचो कि आइए बता सकते हैं कि ये क्लाइमेट इम्पैक्ट के अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।